लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख इजराइल के लिए एक स्पष्ट चेतावनी। इसमें लेखक का तर्क है कि इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती केवल बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसके भीतर कानून के शासन का कमजोर होना और वेस्ट बैंक में कट्टरपंथी यहूदी बसने वालों की बढ़ती हिंसा है। लेखक मानता है कि इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्सर दोहरे मानदंडों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसकी आंतरिक कमियों पर चुप्पी साध ली जाए। यदि इजराइल के समर्थक भी इन समस्याओं पर खुलकर बात नहीं करेंगे, तो इसका नुकसान अंततः स्वयं इजराइल को ही होगा। लेख का संदर्भ उन घटनाओं से जुड़ा है जिनमें वेस्ट बैंक में कुछ यहूदी सेटलर्स पर फिलिस्तीनी गांवों में आगजनी, मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने और हिंसक हमले करने के आरोप लगे हैं। लेखक एक पूर्व वरिष्ठ इजरायली सैन्य अधिकारी और अन्य सेवानिवृत्त अधिकारियों के पत्र का उल्लेख करते हुए कहता है कि सुरक्षा एजेंसियां फिलिस्तीनी उग्रवाद से तो सख्ती से निपटती हैं, लेकिन यहूदी चरमपंथियों के खिलाफ वैसी ही कार्रवाई नहीं हो रही। उनके अनुसार यदि इस हिंसा को समय रहते नहीं रोका गया, तो ये पूरे क्षेत्र में बड़े संघर्ष को जन्म दे सकती है और इजराइल की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। लेख के अनुसार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समस्या को कुछ शरारती युवाओं तक सीमित बताकर उसका महत्व कम करके दिखाते हैं। लेखक का आरोप है कि उनकी सरकार राजनीतिक कारणों से कट्टरपंथी सहयोगियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से बचती है, क्योंकि सरकार का अस्तित्व उन्हीं दलों के समर्थन पर निर्भर है। इससे कानून के समान और निष्पक्ष लागू होने की व्यवस्था कमजोर पड़ रही है और हिंसक तत्वों को अप्रत्यक्ष संरक्षण मिलने का संदेश जा रहा है। लेख ये भी चेतावनी देता है कि यदि किसी लोकतांत्रिक देश में कुछ समूह खुद को कानून से ऊपर समझने लगे, तो धीरे धीरे राज्य की संप्रभुता और संस्थाओं की ताकत कमजोर होने लगती है। लेखक के अनुसार ये स्थिति केवल फिलिस्तीनियों के लिए नहीं, बल्कि खुद इजराइल के भविष्य, उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था और जायोनिज्म, यहूदी राष्ट्रवाद की मूल भावना के लिए भी खतरा है। ऐसी परिस्थितियां भविष्य में बड़े जनविद्रोह, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और आंतरिक अस्थिरता का कारण बन सकती हैं। कुल मिलाकर ये लेख कहना चाहता है कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा केवल मजबूत सेना से नहीं, बल्कि कानून के समान शासन, जवाबदेह सरकार और न्यायपूर्ण व्यवस्था से सुनिश्चित होती है। यदि राजनीतिक हितों के कारण हिंसक और चरमपंथी तत्वों को संरक्षण मिलता है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान उसी देश को उठाना पड़ता है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय ध्वनि प्रदूषण, अब शोर कम करने का समय है। इसमें ये बताया गया है कि शोर केवल असुविधा या झुंझलाहट का कारण नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। संपादकीय का संदर्भ डेनमार्क में हुए एक बड़े वैज्ञानिक अध्ययन से है, जिसमें 30 लाख से अधिक लोगों के आंकड़ों पर पाया गया कि सड़कों के बढ़ते शोर और पार्किंसन रोग के खतरे के बीच स्पष्ट संबंध है। शोध के अनुसार शोर के स्तर में हर 11.5 डेसिबल की वृद्धि के साथ पार्किंसन का जोखिम भी बढ़ता है। ये निष्कर्ष उन पहले से मौजूद अध्ययनों को और मजबूत करता है, जिनमें ध्वनि प्रदूषण को हृदय रोग, मधुमेह, अवसाद, नींद की समस्या और समय से पहले मृत्यु जैसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा गया है। संपादकीय का कहना है कि विडंबना ये है कि वायु और जल प्रदूषण की तुलना में ध्वनि प्रदूषण पर दुनिया भर में बहुत कम ध्यान दिया गया है। यूरोप में करोड़ों लोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक शोर के बीच रहने को मजबूर हैं, जबकि कई देशों में इसे अब भी एक उपेक्षित प्रदूषक माना जाता है। लेख ये भी बताता है कि ध्वनि प्रदूषण का असर सभी पर समान नहीं पड़ता। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, घनी आबादी वाले इलाकों में रहने वाले लोग और कुछ विशेष संवेदनशील समूह इसकी मार अधिक झेलते हैं, जबकि संपन्न लोग बेहतर घरों और ध्वनि रोधी व्यवस्थाओं के जरिए इससे कुछ हद तक बच निकलते हैं। लेख ये भी स्पष्ट करता है कि समस्या केवल वाहनों के शोर तक सीमित नहीं है। निर्माण कार्य, तेज मशीनें, सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ता शोर और शहरी जीवन शैली भी ध्वनि प्रदूषण को बढ़ा रही है। हालांकि संपादकीय ये स्वीकार करता है कि हर आवाज समस्या नहीं होती। सांस्कृतिक गतिविधियां, सामाजिक जीवन और शहरों की रौनक भी जरूरी है। चुनौती यह है कि जीवन की सकारात्मक आवाजों और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक शोर के बीच संतुलन बनाया जाए। संपादकीय चीन का उदाहरण देते हुए बताता है कि यदि सरकारें चाहें तो बेहतर सड़क निर्माण, ध्वनि अवरोधक, कम शोर वाले वाहन
और यातायात प्रबंधन जैसे उपायों से ध्वनि प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेखक का मानना है कि लोगों को हर समय शोर रोधी हेडफोन लगाने या घरों को पूरी तरह साउंड प्रूफ बनाने के लिए मजबूर करना समाधान नहीं है। वास्तविक समाधान शहरों और परिवहन व्यवस्था को इस तरह विकसित करना है कि अनावश्यक शोर अपने आप कम हो। कुल मिला के द गार्जियन का यह संपादकीय कहना चाहता है कि ध्वनि प्रदूषण को केवल असुविधा नहीं बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि समय रहते प्रभावी नीतियां नहीं बनाई गईं, तो इसका असर केवल इंसानों के स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि पक्षियों, जानवरों और पूरे प्राकृतिक वातावरण पर भी पड़ेगा। लेखक का संदेश है कि शहरों को ऐसा बनाया जाए जहां नुकसान पहुंचाने वाला शोर कम हो, प्रकृति तथा जीवन की सुखद आवाजें फिर से स्पष्ट सुनाई दें। यही इस संपादकीय का मूल संदेश है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, अमेरिकी युद्ध और प्रतिबंधों के दबाव के बावजूद ईरान की अर्थव्यवस्था क्यों नहीं ढही। इसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि वर्षों से अमेरिकी प्रतिबंध, सैन्य तनाव और हालिया युद्ध झेलने के बावजूद ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त क्यों नहीं हुई। लेख के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ईरान ने लंबे समय से आत्मनिर्भरता, विविध आर्थिक गतिविधियों, सीमा पार व्यापार, अनौपचारिक श्रम बाजार और वैकल्पिक तेल निर्यात नेटवर्क के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह ढाल लिया है कि वो लगातार झटके सहने में सक्षम बनी हुई है। यानी अर्थव्यवस्था कमजोर जरूर हुई है, लेकिन पूरी तरह टूटने की स्थिति में नहीं पहुंची। लेख बताता है कि इस बचे रहने की सबसे बड़ी कीमत आम ईरानी नागरिक चुका रहे हैं। लगातार बढ़ती महंगाई, गिरती मुद्रा, महंगे आयात, कम होती क्रय शक्ति और वर्षों से जारी प्रतिबंधों ने मध्यम वर्ग को तेजी से कमजोर कर दिया है। आज बड़ी आबादी गरीबी या गरीबी के खतरे में जी रही है। सरकार सब्सिडी, नकद सहायता और आवश्यक वस्तुओं पर राहत देकर हालात संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये केवल अस्थायी राहत है, स्थायी समाधान नहीं। लेख में विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ईरान की आर्थिक समस्याओं के पीछे केवल बाहरी प्रतिबंध जिम्मेदार नहीं हैं। भ्रष्टाचार, सरकारी तंत्र की अक्षमताएं, निजी निवेश की कमी और संसाधनों के दुरुपयोग ने भी अर्थव्यवस्था को अंदर से कमजोर किया है। हाल के दिनों में तेल निर्यात से जुड़े अरबों डॉलर के गबन और विदेशी मुद्रा वापस न लाने के मामलों ने यह भी दिखाया कि आंतरिक प्रशासनिक समस्याएं आर्थिक संकट को और गहरा कर रही हैं। लेख के अनुसार ईरान की अर्थव्यवस्था फिलहाल इसलिए चल रही है क्योंकि झटकों का बोझ सीधे जनता पर डाल दिया गया है। महंगाई बढ़ने, मुद्रा के अवमूल्यन और जीवन स्तर में गिरावट के बावजूद बाजार पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं और उत्पादन भी किसी न किसी रूप में जारी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अर्थव्यवस्था स्वस्थ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो मध्यम वर्ग का और क्षरण होगा, निवेश घटेगा, कुशल लोग देश छोड़ेंगे और विकास की संभावनाएं लगातार कमजोर होती जाएंगी। कुल मिलाकर अल जजीरा का ये लेख कहना चाहता है कि ईरान की अर्थव्यवस्था अभी इसलिए टिकी हुई है क्योंकि उसने वर्षों में संकट झेलने की क्षमता विकसित कर ली है, लेकिन ये मजबूती नहीं बल्कि लगातार समझौता करके जीवित रहने की स्थिति है। लेख का निष्कर्ष है कि केवल आंतरिक सुधार या वैकल्पिक व्यापारिक साझेदारों के सहारे दीर्घकालिक आर्थिक सुधार संभव नहीं होगा। वास्तविक और स्थायी सुधार के लिए क्षेत्रीय तनाव कम होना, कूटनीतिक समाधान निकलना, प्रतिबंधों में राहत मिलना और घरेलू आर्थिक सुधार साथ साथ जरूरी हैं। तभी ईरान की अर्थव्यवस्था केवल संकट झेलने की बजाय वास्तविक रूप से उबर सकेगी। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइट के साथ। नमस्कार। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।